Today I am going to start Module 2 Mastering CSS CSS3 of my course Complete and Full Course on Front-End Web Design and Development 2023। जैसा कि दोस्तों मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के लिए एक फ्रंट एंड वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का एक बेहतरीन कोर्स जिसका मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था, चूँकि ये एक लेंथी कोर्स था तो इसको मैंने आप लोगों की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको 9 मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिए, जिसका फर्स्ट मॉड्यूल हम ऑलरेडी जो है अपनी पिछली वीडियो में इसको मैं कवर कर चुका हूँ। अगर आप इसको देखना चाहें और सीखना चाहें तो मैं नीचे लिंक इसका दोबारा दे दूँगा, आप जाके पीछे चेक करके इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस फर्स्ट मॉड्यूल में मैंने HTML5 की तकरीबन हर वो चीज़ कवर की है जिसकी हमें फ्रंट एंड डिज़ाइन या डेवलपमेंट के दौरान हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी वेबसाइट का फ्रंट एंड जो है वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से मिलकर बनता है, तो हम इन्हीं 3 पे ज़्यादा ज़ोर देंगे। तो फर्स्ट मॉड्यूल में मैंने जो है HTML5 को कंप्लीट कर लिया है और आज की जो वीडियो है इसमें हम CSS3 को देखेंगे कि ये क्या है और इसको इंशाअल्लाह ताला हम अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं, आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक एपिसोड 1। तो चूँकि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि CSS जो है ये एक लेंथी सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमने कवर करनी होती हैं, तो इसलिए मैंने इस कोर्स की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि इसमें हमसे कोई चीज़ रह ना जाए, तकरीबन मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें मैं आपको सिखा दूँ ताकि आप जो है ना अच्छे तरीके से सीख सकें। तो मैंने इस जो CSS का मॉड्यूल है इसको फर्दर मैंने सीरीज़ ऑफ वीडियोस में डिवाइड किया है, जिसमें आज हम पहली जो एपिसोड जो है उसको कवर करेंगे, गेटिंग स्टार्टेड विद CSS3। तो इस मॉड्यूल को कंप्लीट करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक, फर्स्ट अ टेक्स्ट एडिटर लाइक विजुअल स्टूडियो कोड, सबलाइम टेक्स्ट और एडोब ड्रीमवीवर। यानी हमारे पास जो इस वक्त मार्केट में अच्छे काफ़ी सारे जो हैं टेक्स्ट एडिटर हैं जिनकी मदद से हम कोडिंग कर सकते हैं। तो इसमें सबसे जो बेहतर है वो विजुअल स्टूडियो कोड है, दूसरा सबलाइम टेक्स्ट है और एडोब ड्रीमवीवर है। तो मैं ज़्यादातर एडोब ड्रीमवीवर को यूज़ करता हूँ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के लिए, और मैं आप इनमें से किसी एक को जो भी आपको पसंद हो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बआसानी आप गूगल सर्च के ज़रिए से डाउनलोड कर सकते हैं और इनको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी जो है विजुअल स्टूडियो कोड और एडोब ड्रीमवीवर को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल किया हुआ है, तो हम इन्हीं 2 में काम करेंगे। और दूसरी चीज़, किसी अच्छे वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है, तो सबसे अच्छा वेब ब्राउज़र जो है डेवलपमेंट के लिए वो आमतौर पे गूगल क्रोम को यूज़ किया जाता है या फायरफॉक्स को यूज़ किया जाता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा गूगल क्रोम को आप यूज़ करें, क्योंकि इसमें अच्छे आपको बेहतरीन जो है ना डिव टूल्स मिल जाते हैं। ये हम आगे जाके सीखेंगे कि डिव टूल्स क्या होते हैं और इनसे क्या फ़ायदा लिया जा सकता है। फायरफॉक्स भी एक बेहतरीन जो है वेब ब्राउज़र है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज भी अच्छा है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं गूगल क्रोम को यूज़ करता हूँ, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी गूगल क्रोम को ही यूज़ करें। तो हम चलते हैं अब कि CSS3 असल में है क्या। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS डिफाइंस द पोजीशन, स्टाइल्स, फॉर्मेटिंग, विजुअल अपीयरेंस, एनिमेशंस एंड रिस्पॉन्सिवनेस for different devices and their screen sizes of an HTML document। यानी CSS जो है, CSS से बनता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS का काम क्या है कि CSS
जो HTML की टैग्स होती हैं या HTML के एलिमेंट्स होते हैं, उनकी पोजीशंस, उनके स्टाइल्स, उनकी फॉर्मेटिंग, उनकी विजुअल अपीयरेंस और उन पे अगर हमने कोई एनिमेशंस लगानी है तो वो हम CSS की मदद से लगा सकते हैं। ये इंशाल्लाह हम इसको कवर करेंगे। प्लस CSS की मदद से, चूँकि आजकल मार्केट में आपके पास नंबर ऑफ़ डिवाइसेस अवेलेबल हैं जिन पे आप वेबसाइट्स को और मोबाइल ऐप्स को और मुख्तलिफ़ चीज़ों को यूज़ करते हैं। जैसे आपके पास एंड्रॉयड TV है, उस पर आप यूज़ करते हैं। इसी तरह से आपके पास लैपटॉप्स, आपके पास PCs, आपके पास टैबलेट्स हैं, आपके पास जो है मोबाइल्स हैं। तो हर एक की स्क्रीन मुख्तलिफ है, किसी की बड़ी है, किसी की छोटी है। तो आप जो वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो उसको रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव होने का मतलब ये है कि वो जब कोई आपकी TV डिवाइस पे अगर इसे कोई खोलता है तो वहाँ पे इसे खूबसूरत लगना चाहिए, इसकी अरेंजमेंट प्रॉपर होनी चाहिए, इसमें कोई चीज़ जो है ना छुपी नहीं रह जानी चाहिए। अगर इसी वेबसाइट को कोई PC पे या लैपटॉप पे खोलता है तो वहाँ भी इसकी जो आपके पास विजुअल अपीयरेंस होगी, जो इसमें जो HTML टैग्स या HTML जो आपको सामने जो वेबसाइट की अपीयरेंस नज़र आ रही होगी, वो इसी तरह से बराबर और ख़ूबसूरत नज़र आनी चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। प्लस इसी तरह से जब आप उसको किसी मोबाइल डिवाइस पे खोलते हैं तो वहाँ पे भी उसको मतलब उस साइज़ के मुताबिक एडजस्ट हो जाना चाहिए ताकि वो खूबसूरत दिखे और देखने वाले को अच्छी लगे और अपने तरफ अट्रैक्ट करे। तो इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। ये हम इसको इंशाल्लाह हम कवर करेंगे CSS मीडिया क्यूरीज में। We know that front end of any website is composed of HTML and JavaScript. HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML is composed of HTML tags, are also called HTML elements. HTML defines the structure, skeleton of the HTML document. HTML defines the content to be displayed on the web page, whereas CSS defines design of the web page. On the other hand, JavaScript provides the required functionality to various items on the web page. तो HTML के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस में कि HTML जो है ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और इसका काम ये है कि जो भी कंटेंट हम अपने यूज़र को दिखाना चाहते हैं तो वो HTML टैग्स की मदद से, HTML की मदद से हम दिखाते हैं, हम लिखते हैं। और ये क्या करता है कि ये आपकी वेबसाइट के एक स्केलेटन, एक स्ट्रक्चर बनाता है, जबकि CSS इसमें खूबसूरती लाती है, इसमें रंग भरती है, इसमें मतलब आपने मुख्तलिफ आइटम्स की जो विजुअल अपीयरेंस है उनको फॉर्मेट करती है, उनको चेंज करती है ताकि देखने वाले को ये खूबसूरत लगे और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। और तीसरी चीज़ जो है जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आजकल इसको बड़े वसी पैमाने पे यूज़ किया जाता है। इसको इंशाअल्लाह ताला हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। जावास्क्रिप्ट का काम ये है कि ये जो वेबसाइट पे मुख्तलिफ फंक्शनलिटी होती है उसकी, जैसे हम कोई फ़ाइल अपलोड करते हैं, कोई फ़ाइल डाउनलोड करते हैं या जो कुछ भी करते हैं उसके ऊपर, या कुछ और काम करते हैं उस पर, कोई फॉर्म सबमिट करते हैं, कोई डाटा लेते हैं, कोई डाटा देते हैं, तो ये सारी फंक्शनलिटी जो है उस वेबसाइट की जावास्क्रिप्ट कंट्रोल करती है। प्लस इसके साथ बैकएंड पे भी कुछ चीज़ें होती हैं, बैकएंड लैंग्वेज भी यूज़ होती है। वो इंशाल्लाह जो जब हम किसी वेबसाइट का बैकएंड का जो हम कोर्स इंशाल्लाह बनाएंगे तो उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे, उसको पढ़ेंगे। फ़िलहाल हमने अपने इस कोर्स में 3 चीज़ों पे ही फ़िलहाल आपने ज़ोर लगाना है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। यह हमारी कोडिंग की लैंग्वेजेस होंगी। फिर हमने कोई डिज़ाइन टूल जो हम सीखेंगे वो इंशाल्लाह इसमें मैं आगे जाके जो हम इस कोर्स में आगे बढ़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको मैं सिखाता रहूँगा। आपके सामने एक डायग्राम दिखाई गई है, एक ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन है। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर आपको हेड नज़र आ रहा है, फिर नेक है,
फिर इसी तरह से आपके पास रिब्स हैं, आर्म्स हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो ह्यूमन बीइंग है, इसकी जो एक स्ट्रक्चर है, एक स्केलेटन, जो हड्डियों का एक ढांचा जो है, इसकी एक स्ट्रक्चर देता है, इसको एक लेआउट देता है। जब इस पे कुछ मीट, कुछ खूबसूरत कपड़े, कुछ ऑर्नामेंट्स, कुछ मेकअप डाला जाता है, तो इसके नतीजे में हमें एक खूबसूरत इंसान जो हमें अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, जिसे हम देख के खुश हो जाते हैं, तो इस तरह का एक खूबसूरत इंसान हमें नज़र आता है। अगर खुदा न ख्वास्ता आपके सामने कोई हड्डियों का ढांचा चलता हुआ आ जाए तो मुझे लगता है कि आप खौफज़दा हो जाएंगे। लेकिन यही हड्डियों का ढांचा अगर इस पर हम कुछ, इस पे ऊपर मीट, इसके ऊपर अच्छे कपड़े, मेकअप बना डाल दें, तो आप उसे देख के डरते नहीं हैं बल्कि खुश होते हैं, आपका जी चाहता है कि इससे बात करें। तो HTML का काम ये है कि वो इस तरह का किसी भी वेबसाइट का या किसी भी वेब पेज का एक जो है ना, एक स्ट्रक्चर बनाती है, एक उसको शक्ल देती है कि क्या क्या चीज़ हम जो है ना वो दिखाना चाह रहे हैं। तो इसमें जब HTML के साथ CSS मिलती है तो तब जाके ये एक खूबसूरत इंसान की तरह एक खूबसूरत वेबसाइट बनती है, जिसे देख के हम चाहते हैं कि इस पे विज़िट करें, इसकी मुख्तलिफ़ चीज़ों को एक्सप्लोर करें। तो इस तरह ये वेबसाइट हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो CSS का काम ये है कि ये वेबसाइट में जो खूबसूरती है वो CSS लेकर आती है। HTML does not do anything with the design, ornaments, colors, styles, formatting, visual appearance, and look and feel of the web page. It is a responsibility of the CSS. Without CSS, HTML is nothing and vice versa. यानी HTML और CSS एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये HTML अकेली जो है वो भी ख़ास काम नहीं कर सकती, और CSS HTML के बगैर कुछ भी नहीं है। CSS जो है HTML के साथ मिलती है, तब जाके एक खूबसूरत वेबसाइट आपके सामने बनती है। In order to explain the role of the CSS, we look at the following simple example. Almost each and every web application has one or more menus. In order to implement a navigation between the different web pages and parts of the web page, we looked at how a simple menu bar is created using HTML and CSS. तो CSS का रोल जो है किसी भी वेबसाइट में, उसको समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल, एक छोटी सी एग्जांपल, एक छोटा सा कोड आपको दिखाता हूँ। इससे इंशाल्लाह आपको CSS क्या काम करती है या CSS का क्या रोल है वेब पेज में, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने कोड एडिटर में। मैं यहाँ पे एक सिंपल HTML की फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, जिसका नाम मैं रखता हूँ, इंडेक्स नाम रख देता हूँ, इंडेक्स डॉट एच, बल्कि इसको मैं कहता हूँ कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स एपिसोड 1। और यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ। सबसे पहले एक चीज़ और, मैं अपने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना देता हूँ CSS के नाम से। इसमें हम अपनी ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बना हुआ है, तो इसको हम ख़त्म कर देते हैं। इसको मैं CSS का नाम देता हूँ। तो इस फ़ोल्डर में हम अपना जितना भी काम होगा उसको इस फ़ोल्डर में हम एक फ़ोल्डर और भी क्रिएट कर देते हैं CSS का। इसके अलावा एक फ़ोल्डर और भी इसमें क्रिएट कर देते हैं इमेजेस, इसको भी हम स्मॉल में कर देते हैं CSS। यही बेस्ट प्रैक्टिस है कि स्मॉल लेटर्स में इनको लिखा जाए। तो ये हमारा एक फ़ोल्डर तैयार हो गया जिसमें हम अपनी फ़ाइलें रखेंगे।
तो ये मैंने एक फ़ाइल, ये हमारी, इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसको पहले मैं सेव करता हूँ। index.html और इसको मैं सेव करता हूँ, जो हमने एक फ़ोल्डर बनाया था इसमें, यहाँ पर ये सेव हो गया। इसमें मैं एक लिख देता हूँ h1, एक टैग डाल देते हैं। इसमें मैं लिख देता हूँ वेलकम टू एडवांस पॉइंट, वेलकम टू एडवांस लर्निंग पॉइंट। एक काम और मैं करता हूँ, इसको ज़रा एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको जो कुछ हम इसमें काम करें वो आपको इंस्टेंट ही नज़र आता रहे। इसमें मैं जाता हूँ, इस फाइल को सेव करते हैं। इसमें मैं जाता हूँ गूगल क्रोम, ये हमारा यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। इसको मैं 120 पे कर देता हूँ ताकि आपको, बल्कि 100 पे ही रहने देता हूँ। थोड़ा सा मज़ीद छोटा करते हैं। यहाँ पे आपको ये नज़र आता रहेगा। साथ साथ मैंने ये एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है, इसको यहाँ से हम उठाते हैं और टाइम बचाने की खातिर इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से। तो ये इस तरह आपको नज़र आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इस टैग को ख़त्म कर देता हूँ फ़िलहाल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपने एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट किया हमने, और ये हमें इसका आउटपुट जो है वो नज़र आ रहा है। इसको भी ज़रा इस तरह करते हैं, इसको टाइटल को भी चेंज करते हैं, CSS एपिसोड 1। ये हमने सेव कर दिया है। ये मैं आपको असल में समझाना चाहता हूँ कि ये हमारी HTML है, जो सिंपल HTML हमने एक लिस्ट क्रिएट की, होम, प्रोफाइल, स्लोगन और कॉन्टैक्ट, जो हमें हमारे ब्राउज़र में यहाँ पे नज़र आ रही है। इसको मैं थोड़ा सा अगर बड़ा कर दूँ तो ये यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। ये जो चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, इसमें मैं अगर एक आइटम और डाल दूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं डाल देता हूँ, तो ये आपको इस तरह से यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसको फ़िलहाल मैं हटा देता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ। कोई भी हम वेबसाइट खोल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल पेज पे लिए चलता हूँ। यहाँ पे हम जाते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टॉप पे आपको एक नेविगेशन बार नज़र आ रही है, ये एक इसके राइट साइड पे और एक इसके लेफ़्ट साइड पे है। ये आपको एक पूरी एक नेविगेशन बार आपको इसमें नज़र आ रही है। तो ये नेविगेशन बार किस तरह से बनती है, ये किस तरह से बनाई जाती है, इसकी मैं सिंपल आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ।
ये है नेव बार या नेविगेशन बार। तो इसको हम, ये जो हमने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है, इसको हम करना चाहते हैं, कन्वर्ट करते हैं एक नेविगेशन बार में। यानी ये चीज़ हमें यहाँ पे नज़र आनी चाहिए इस तरह से। तो ये किस तरह से नज़र आएगी यहाँ पे? तो ये इसको यहाँ पे लाने के लिए असल में हमने इसकी जो अपीयरेंस, जो इसकी ये विजुअल अपीयरेंस आपको ये सामने इस वक्त नज़र आ रही है, तो इसको हमने चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए हम जो चीज़ इस्तेमाल करेंगे वो होगी CSS। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टाइम बचाने की खातर जो है ऑलरेडी कुछ CSS मैंने लिख के रखी हुई है। तो ये मैं आपको यहाँ से हम उठा लेते हैं, इसको यहाँ से हम इसे उठाते हैं, ये पूरी, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, जो भी CSS लिखी जाती है ये हम आगे जाके पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह ताला इसी एपिसोड के अंदर। इसको स्टाइल टैग्स के अंदर लिखा जाता है, स्टाइल एलिमेंट के अंदर। तो ये आप देखें, जो ही ये स्टाइल एलिमेंट में कंप्लीट करूँगा तो आपने ये देखना है कि ये जो आपकी यहाँ पे जो आपकी जो लिस्ट आपको नज़र आ रही थी उसकी विजुअल अपीयरेंस जो है वो किस तरह से एकदम में चेंज हो जाएगा। तो इसे मैं सेव करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, इसको मैं ज़रा, चूँकि इसका हमने ज़्यादा किया हुआ है, रेजोल्यूशन ज़्यादा की हुई है, तो इसको मैं 100 पे ले आता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो लिस्ट का आइटम था यहाँ पे नीचे, यानी अगर मैं इसे यहाँ से हटाता हूँ, यानी ये जो हमारे CSS जो हमने लिखी हुई है एक छोटी सी, इसको मैं अगर यहाँ से हटा देता हूँ और फिर इसको मैं देखता हूँ, तो ये आपको ये नज़र आ रहा है, देख सकते हैं आप इसको यहाँ पर। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, ये देख सकते हैं कि जब हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के जो आइटम्स हैं इन पे CSS को अप्लाई नहीं करते हैं, तो इनकी अपीयरेंस जो हमें नज़र आ रही है, विजुअल अपीयरेंस इस तरह से है। अगर हम इसको नेविगेशन बार में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो यहाँ पे ऊपर नज़र आए, तो उसके लिए जो हम इस पे CSS अप्लाई करते हैं, तो जो ही हम CSS अप्लाई करते हैं तो इसकी आप ख़ुद ही देख सकते हैं कि किस तरह से इनका जो स्टाइल है एकदम में तब्दील हो जाता है। ये देखें, ये वही चीज़ें, लेकिन ये अब इनका स्टाइल चेंज हो गया। अब इसको अगर हम इंस्पेक्ट करें, इंस्पेक्ट करके देखें आप, तो सिंपल इंस्पेक्ट करके देखें तो ये आपको, ये जो आपको नज़र आ रहा है अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो ये आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ये जो यहाँ पे है, ये देख सकते हैं आप, वो चीज़ यहाँ पे है। इसी तरह से इसमें जो आपके पास लिस्ट आइटम है ये, तो ये आपके पास ये देख सकते हैं ये लिस्ट आइटम है, और इसके अंदर ये जो आपको एंकर की टैग नज़र आ रही है, तो ये आपके पास एंकर टैग यहाँ पे है, और जिसके ऊपर हमने CSS अप्लाई की है, तो इसकी जो अपीयरेंस है ये आपको ऊपर नज़र आ रही है। तो इस तरह से ये इसकी सारी अपीयरेंस चेंज होकर एक खूबसूरत नेविगेशन बार में कन्वर्ट हो गई है। तो इस एग्ज़ाम्पल से आपने बखूबी अंदाज़ा लगा लिया होगा कि किस तरह से हम HTML एलिमेंट्स के ऊपर, HTML एलिमेंट्स पर जब CSS को अप्लाई करते हैं तो किस तरह से उनकी विजुअल अपीयरेंस, किस तरह उनकी पोजीशन, किस तरह उनका स्टाइल और किस तरह उनकी कलर्स हैं वो किस तरह से तब्दील हो जाते हैं। तो यही असल में यही रोल है, यही काम है CSS का किसी भी वेबसाइट में। As it is clear from the last example that what is the role of the CSS. Please note that CSS not only used with HTML document, but it is also, it can be used with XML, XAML,
XHTML and SVG scalar vector graphics. SVG also defined using XML language. We are not going in more details about XML, XML, XHTML as SVG documents here. We stick only with the use of CSS with HTML. HTML यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि HTML जो है, CSS जो है वो सिर्फ HTML के साथ इस्तेमाल ही नहीं होती, बल्कि ये XML, XAML, XHTML और इस SVG जो हमारे स्केलर वेक्टर ग्राफिक्स आगे जाके इनको भी हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला अपने इसी कोर्स में, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये भी हम आगे जाके सीखेंगे कि ये क्या है, इनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ये क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। तो फ़िलहाल हमने इन चीज़ों को नहीं छेड़ना है, इनकी डिटेल में नहीं जाते हैं, चूँकि हमारा टॉपिक सिर्फ जो है वो CSS और HTML पर मबनी है। यानी हमने HTML के साथ ही CSS को इस्तेमाल करने, क्योंकि जितनी भी वेबसाइट्स आपको नज़र आती हैं, जितनी भी आप वेबसाइट्स देखते हैं, जो भी आप ब्राउज़ करते हैं गूगल में, इधर उधर जाते हैं इंटरनेट पे, तो वो सारी की सारी वेबसाइट्स जो हैं ना वो CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट और कुछ बैकएंड की जो हायर लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उनमें इस्तेमाल होती हैं, तो इसी से मिलकर बनती है। CSS was introduced or created by W3C in 1996. Current version of the CSS is CSS3, but now only the term CSS is used for all version of the CSS without any version number. यानी CSS का जो आगाज़ हुआ था वो 1996 में हुआ था, और अभी जो वर्जन चल रहा है इसको आम तौर पर CSS3 कहते हैं। लेकिन अब ये जो CSS3 की जो कन्वेंशन है ये ख़त्म हो गई है, क्योंकि CSS3 का जो वर्जन है इसके बाद कोई वर्जन आगे नहीं आ सका है, तो इसलिए इसको सिंपली आजकल CSS ही कहते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। इसका जो वर्जन नंबर 3 है वो आजकल इस्तेमाल नहीं होता, तो हम सिंपल इनको CSS ही कह सकते हैं। What is CSS? CSS3. CSS is a computer language not like higher level languages like C, C++ and Java, which is used for design, presentation, look and feel, formatting, positioning, visual appearance, animations, and controlling size of the content to be displayed in the web browser of the website. It cannot play any role as alone, but it is used as required as a part with HTML, XML, XHTML. CSS एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, लेकिन ये हायर लेवल लैंग्वेजेस की तरह नहीं है जैसे C, C++ या जावा हैं, जो कि एक हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। लेकिन CSS जो है ये भी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, ये वेब ब्राउज़र की लैंग्वेज है, जो कि यूज़ की जाती है किसी भी वेबसाइट की डिज़ाइन, प्रेजेंटेशन, उसकी अपीयरेंस, एनिमेशंस और इसके जो मुख्तलिफ फंक्शंस है आगे जाके हम पढ़ेंगे, तो उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये अकेली कुछ भी नहीं, अकेली काम नहीं कर सकती है, ये बल्कि HTML, XML या XHTML के साथ मिलकर ही काम करती है। CSS is consist of CSS elements which are also called as CSS rules, which then composed of two main parts, CSS selector and CSS declaration block। तो CSS के जो रूल्स हैं या CSS के जो एलिमेंट्स हैं वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं। एक पार्ट को हम CSS सेलेक्टर कहते हैं और दूसरे पार्ट को हम CSS डिक्लेरेशन ब्लॉक कहते हैं। तो आए देखते हैं CSS का जर्नल सिंटैक्स क्या है। CSS एलिमेंट या CSS रूल का जर्नल सिंटैक्स ये आपके सामने है। इसमें H1 जो है ये इसका सेलेक्टर पार्ट है। ये एक सिंपल CSS रूल आपके सामने है। इसका जो आपको ये वाला पोर्शन नज़र आ रहा है इसको हम CSS सेलेक्टर कहते हैं। CSS सेलेक्टर इसलिए कहा जाता है कि ये HTML एलिमेंट जिसके साथ हमने CSS अटैच करनी है या जिस HTML एलिमेंट पे हमने CSS को अप्लाई करना है, इस रूल को अप्लाई करना है, तो उसको ये टारगेट करता है, उसको पॉइंट करता है और उसको सेलेक्ट करता है। तो इसलिए इसको CSS सेलेक्टर कहा जाता है। दूसरा पार्ट इसका CSS डिक्लेरेशन है।
ये आपके सामने है CSS डिक्लेरेशन। ये करली ब्रैकेट्स में आपके सामने CSS प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। ये CSS प्रॉपर्टी है और इसकी आगे आपके सामने वैल्यू है यानी कलर रेड। ये H1 जो एलिमेंट है उसको, उसका जो टेक्स्ट है उसके कलर को रेड करने की CSS लिखी हुई है। इसका जनरल सिंटैक्स आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे आपके पास ओपनिंग करली ब्रैकेट है, यहाँ नीचे आपके पास क्लोजिंग है, यहाँ पे आपके पास ये प्रॉपर्टी आ गई कलर, और ये इसकी वैल्यू आ गई, और ये आपके पास प्रॉपर्टी और वैल्यू को आपस में कॉलन से सेपरेट किया गया है, और आखिर में आप देख सकते हैं यहाँ पे सेमी कॉलम से इसको क्लोज किया गया है। करली ब्रैकेट्स में हम मल्टीपल CSS प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर सकते हैं, और हर प्रॉपर्टी जो है दूसरी प्रॉपर्टी से सेमी कॉलम की मदद से सेपरेट की जाती है। ये हम आगे जब आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह इस कोर्स में तो आपको पता चल जाएगा, इसको हम देख लेंगे। ये है जर्नल सिंटैक्स किसी भी CSS रूल या CSS एलिमेंट का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, हाउ टू ऐड CSS टू द HTML डॉक्यूमेंट। अब हमने पढ़ लिया CSS क्या है, इसका फंक्शन क्या है, फिर हमने CSS रूल का जो है एक जर्नल सिंटैक्स भी देख लिया। तो अब हमने जो हमारा HTML का डॉक्यूमेंट है या HTML वेब पेज है उसमें CSS को किस तरह से ऐड करना है, किस तरह से शामिल करना है। तो देयर आर 3 मेन मेथड्स विच आर यूज्ड टू इंसर्ट और ऐड CSS टू अ HTML डॉक्यूमेंट। नंबर 1 है इनलाइन CSS, नंबर 2 embedded or internal CSS, number 3 external CSS file. All the CSS rules are written in CSS file which is then saved with the .css extension and linked HTML tag or through import statement. There is fourth method of adding CSS at runtime while using JavaScript. We will discuss it in detail at module number 3 mastering JavaScript of this course. तो 4 तरीक़ों से हम CSS को या CSS के जो रूल्स हैं उनको हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में शामिल कर सकते हैं। नंबर 1 इनलाइन CSS, इसको देखते हैं। Inline CSS, inline styles are used to apply the unique style rules to an element by putting the CSS rules directly into the start tag। यानी ओपनिंग टैग में हम CSS रूल को रख देते हैं, उसमें लगा देते हैं, और ये किसी सिंगल HTML एलिमेंट को अफेक्ट करता है, यानी सिंगल HTML एलिमेंट पे अप्लाई होता है, जिस HTML एलिमेंट पे हमने CSS का रूल लगाना है तो उसके ओपनिंग टैग में हम इसको डाल देंगे। इट कैन बी अटैच्ड टू एन एलिमेंट यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट। Its effects are applied to single element in which it is added. It is considered to be a bad practice but can be used rarely in wherever needed। यानी ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है लेकिन फिर भी इसको सीखना ज़रूरी है, कहीं ना कहीं हमको ज़रूरत पड़ जाती है इसको इस्तेमाल करने के लिए। तो नीचे ये आपके सामने इसकी एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि किस तरह से HTML एलिमेंट में CSS को, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारी हेडिंग 1 है, इसमें ये जो है स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ किया गया और इसमें ये CSS की प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन की गई हैं, यानी ये है इनलाइन CSS। इसी तरह से P हमारे पास है, उसमें भी आप देख सकते हैं स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ किया गया है। फिर यहाँ पे इसको मुख्तलिफ CSS की प्रॉपर्टीज़ इस पर अप्लाई किए गई हैं। यहाँ पे आपने नोट करना है कि स्टाइल के बाद हमने इक्वल का निशान डाला हुआ है, और हर जो प्रॉपर्टी है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कलर रेड, फ़ॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल, ये 2 अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इन दोनों को सेमी कॉलन की मदद से सेपरेट किया गया है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं सेमी कॉलन। तो इसको हम देखते हैं, प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि किस तरह से ये अफेक्ट करता है, किस तरह ये ऐड की जाती है। ये मेरे सामने ड्रीम व्यूअर और यहाँ पे मेरे सामने ब्राउज़र की विंडो ओपन है। इसमें हम देखते हैं कि इनलाइन CSS कैसे अप्लाई होती है, कैसे अप्लाई की जाती है। तो यहाँ पे मैं एक टैग लिख देता हूँ H1 और इसमें मैं लिख देता हूँ
इनलाइन CSS। इसका साइज काफ़ी बड़ा हुआ है, यहाँ पे इसको मैं 100 पे रख देता हूँ। एक पैराग्राफ भी लिख देता हूँ। पी एलिमेंट के साथ दिस इज़ अ, टाइम बचाने की खातर ज़रा शॉर्ट ही लिखते हैं। ये हमारे पास 2 टैग्स हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा H1 इनलाइन CSS लिखा हुआ है इसका कलर रेड हो जाए, तो कैसे करेंगे हम? इसमें हम जो CSS अप्लाई करने लगे हैं वो इनलाइन CSS। इनलाइन CSS जो है वो स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ फिर आगे इक्वल, फिर हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू देनी है कलर, और ये मैं कहता हूँ कि रेड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका कलर जो है रेड हो गया है। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि एक और भी यहाँ पे अगर हम मुझे एक और अगर इसमें मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो हो जाए इसका, तो आप देख सकते हैं। तो ये इसको लिखने का मुकम्मल तरीका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ किया और इसमें एक प्रॉपर्टी हमने ये अप्लाई की कि कलर रेड हो जाए, दूसरी प्रॉपर्टी हमने ये अप्लाई की कि इसका बैकग्राउंड जो है वो येलो हो जाए। इन दोनों में हमने एक कामा स्पेस डाली और यहाँ पे हमने एक सेमीकोलन डाल दिया। तो इस तरह से इसको लिखा जाता है। सिमिलरली हम यहाँ भी करना चाहते हैं कि स्टाइल, हम चाहते हैं कि ये जो पैराग्राफ है इसको यहाँ पे देख लें। इसका साइज़ थोड़ा हमें बड़ा नज़र आना चाहिए, तो इसको मैं कहता हूँ स्टाइल इक्वल, और यहाँ में फ़ॉन्ट डैश साइज़, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 16 पिक्सल्स। इसको मैं सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं, इसको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 50 कर देता हूँ। तो ये आपके सामने पैराग्राफ का जो है वो इसके जो टेक्स्ट है उसका साइज़ हमारे सामने ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से ये जो तरीका है, ये जो मेथड है, इसको हम कहेंगे इनलाइन CSS। इनलाइन CSS सिंगल एलिमेंट के ओपनिंग टैग में, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी ओपनिंग टैग में स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एम्बेडेड स्टाइल शीट्स और इंटरनल CSS। इंटरनल CSS जो है वो भी स्टाइल एलिमेंट को यूज़ करते हैं, लेकिन हेड सेक्शन के अंदर। एम्बेडेड और इंटरनल स्टाइल शीट्स ओनली अफेक्ट द डॉक्यूमेंट दे आर एम्बेडेड इन। Embedded style sheets are defined in the head section of the HTML document using the HTML style tag. You can define any number of HTML style tags in HTML document, but they must appear between the head tag. Let's take a look at an element. यानी ये हमारे पास एक एलिमेंट है, इसको हम देखते हैं कि यहाँ पे हम स्टाइल के एलिमेंट यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो बॉडी है इसका जो है बैकग्राउंड डैश कलर जो है वो डैश कलर जो है वो ऑरेंज हो जाए यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि ये इसका बैकग्राउंड ऑरेंज हो गया। और हमारे पास जो P एलिमेंट है
नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे पी एलिमेंट, ये हमारा दूसरा रूल हो गया सीएसएस का। इसमें मैं कहता हूँ कि कलर जो है वो ग्रीन हो जाए। फ़िलहाल ब्लैक है तो इसको ग्रीन करके देखते हैं, तो ये आपके सामने यहाँ पे ग्रीन हो गया। तो इस तरह से जो एम्बेडेड स्टाइल शीट्स हैं या इंटरनल स्टाइल शीट्स हैं, उनको हेड सेक्शन में स्टाइल एलिमेंट के साथ, स्टाइल टैग के साथ इम्प्लीमेंट किया जाता है। और ये जो स्टाइल जो टैग के साथ जो एम्बेडेड या इंटरनल सीएसएस हम अप्लाई करते हैं, तो ये पूरे के पूरे जो आपका वेब पेज होता है, पूरे का पूरा वेब पेज, तो उस पूरे की जितनी भी उसमें आपके पास HTML टैग्स लिखी होती हैं, तो उस सारे के सारे को अफेक्ट करती हैं एज़ कम्पेयर टू इनलाइन CSS। इनलाइन CSS में हमने देखा था कि वो सिंगल एलिमेंट को, सिंगल टैग को जो है वो अफेक्ट कर रही थी, लेकिन जब ये हम स्टाइल के साथ इसको करते हैं, तो ये पूरे के पूरे जितने भी टैग्स हमारे पास बॉडी में जितनी भी टैग्स आती हैं वो सब पे अप्लाई होती है। नेक्स्ट वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। 3 external CSS. This is the third method that we can use to add CSS file or CSS to our website or web page. An external style sheet is ideal when the style is applied to many pages of the website or the whole website. External style sheet holds all the style rules in a separate document that you can link from any HTML file on your site. External style sheets are the most flexible because with an external style sheet you can change the look of an entire website by changing just one file. You can attach external style sheets in 2 ways: by linking and by importing. स्टाइल शीट्स को वेबसाइट में ऐड करने का एक तीसरा तरीका जो है वो एक्सटर्नल CSS फाइल है। यानी पहले हम अपनी सारी की सारी जो स्टाइल्स रूल्स हैं या सारे के सारे जो हमारे CSS रूल्स या CSS एलिमेंट्स हैं वो हम 1 by 1 उस फाइल में लिख लेते हैं और उस फाइल को हम सेव करते हैं .css एक्सटेंशन के साथ। और फिर उस फाइल को जो है हम अपने किसी भी वेब पेज या पूरी वेबसाइट के साथ उसको लिंक करते हैं या फिर उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये दोनों तरीके हम आगे जाके सीखेंगे कि लिंक किस तरह करते हैं या इंपोर्ट किस तरह करते हैं स्टाइल शीट को। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये सारी की सारी जो वेब पेज या सारी की सारी वेबसाइट को अफेक्ट करती है। अगर हमने कहीं कोई चीज़ चेंज करनी हो तो हम सिर्फ उस एक फ़ाइल में तब्दीली करते हैं, तो हमारे सारे के सारे वेब पेजेस में वो तब्दीली खुद ब खुद आ जाती है। तो सबसे जो अच्छा और रिकमेंडेड मेथड है वो यही है कि हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट को ही इस्तेमाल करें। इन दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल एन एक्सटर्नल CSS फाइल containing all the required rules is created and saved with .css extension. Next, we have 2 methods to add this external CSS file to an HTML document. यानी HTML document में ये जो हमने CSS की ये वाली जो फाइल बनाई है, इसको हम 2 तरीक़ों से अपने किसी भी वेब पेज के साथ लिंक कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। तो पहला तरीका ये है कि हम लिंक जो HTML एलिमेंट है इसको इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से मैं इसे कॉपी करता हूँ, फिर मैं आपको इसे समझा दूँगा कि इसमें क्या क्या चीज़ है। और फिर दूसरा तरीका जो है वो यूजिंग इंपोर्ट स्टेटमेंट। तो इन दोनों को हम यहाँ पे देखते हैं। तो पहला तरीका हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखें, फ़िलहाल इसमें किसी किस्म की, हालांकि हमारे पास style.css यानी पूरी हमारे पास जो CSS के स्टाइल शीट है ये भी लिखी हुई है, और दूसरा हमारे पास जो है index.html, इसमें पूरी HTML भी लिखी हुई है। लेकिन फ़िलहाल इसमें किसी किस्म की कोई आपको नज़र नहीं आ रही चेंजेस। तो हम यहाँ पे जो है मैं
जो हमने एक्सटर्नल CSS की फ़ाइल बनाई हुई है तो उसको मैं यहाँ पे लिंक करूँगा। तो लिंक इसमें REL से बनता है रिलेशन, यानी ये रिलेशनशिप डिफाइन करता है। लिंक का जो टैग है ये रिलेशनशिप डिफाइन करती है। जो हम इसमें डॉक्यूमेंट ऐड करने वाले हैं वो क्या है, वो है स्टाइल शीट्स। स्टाइल शीट और फिर हम उसका पाथ देंगे, URL देंगे, href का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, आगे हमारे पास जो हमारा जो फोल्डर है उसमें CSS में ये हमारे पास पड़ी हुई है, तो इसको यहाँ से हम क्लोज़ कर देंगे और इसको हम सेव करेंगे। तो आपने देख लिया, जो ही हमने ये फ़ाइल लिंक की, स्टाइल शीट की, तो ये हमारे पास आपने देख लिया कि ये भी आ गया हमारे पास। ये जो आपकी लिस्ट एलिमेंट था ये वाला, उसका स्टाइल भी तब्दील हो गया। फिर आपकी जो H1 की दो आपकी जो टैग्स हैं उनका कलर रेड हो गया और पैराग्राफ जो है वो आपका ग्रीन हो गया, क्योंकि हमने यही कुछ इसमें ये सारा यहाँ तक तो हमारा आ गया मेन्यू यहाँ तक। अच्छा, इसमें हम एक और चीज़ भी समझ लेते हैं कि ये HTML जो CSS के कमेंट्स हैं वो किस तरह से लिखे जाते हैं। तो इसके लिए HTML के जो कमेंट्स हैं उसके लिए /* डिफाइन करते हैं, फिर आगे लिख देते हैं कि दिस इज़ एन एक्सटर्नल, इसको मैं स्मॉल में ही लिखता हूँ इस तरह से, दिस इज़ एन एक्सटर्नल CSS फाइल। ठीक हो गया, और इस कमेंट को मैं यहाँ पे क्लोज़ कर दूँगा, फिर फिर /, ये क्लोज़ हो गया। इसको सेव कर देते हैं। यानी ये कमेंट्स देने का, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कमेंट्स का फ़ायदा भी क्या है कि यहाँ से हम लिख देते हैं, यहाँ से, बल्कि ये तो आपका यूनिवर्सल हो गया सारी जगह पे, यहाँ पे हम बल्कि लिख देते हैं CSS। अच्छा, ये /CSS, ये आपने नोट करना है कि फ़ौरन इसके साथ जोड़ के, अगर इसमें आप थोड़ा सा फासला रख के देंगे तो ये काम नहीं करता है। तो आपने इसमें स्पेस नहीं डालनी है, ये कमेंट में आपने नोट करना है कि एक्सटर्नल फाइल में आपने कमेंट में स्पेस नहीं डालनी। तो ये हम कहते हैं कि यूनिवर्सल CSS, इसको हम कह देते हैं क्योंकि ये पूरे डॉक्यूमेंट को इफ़ेक्ट कर रही है। और यहाँ पे हम कह देते हैं कि ये हमारी नेव बार है, के लिए जो हमने नेव बार CSS हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे जाके हम कहते हैं कि एंड ऑफ नेव बार, ठीक हो गया। और यहाँ से आगे फिर हम कह देते हैं रिमेनिंग CSS, वैसे ही हम लिख देते हैं। आपको इस तरह से आप जो है CSS फाइल के अंदर कमेंट्स दे सकते हैं। और कमेंट्स का फ़ायदा ये है कि आप इसके मुख्तलिफ पार्ट्स को जुदा कर सकते हैं। यानी नेव बार के लिए ये हमारी जो CSS है पूरे वेबसाइट के लिए, यानी पूरे वेब पेज के लिए। फिर यहाँ पे जो नेव बार के लिए हमने अप्लाई की हुई है, फिर नेव बार की यहाँ पे एंड हो जाता है, एंड ऑफ द नेव बार CSS इधर कर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से रिमेनिंग CSS यानी बाकी जो H1 और HP के लिए जो हमने लिखी है रेड और ग्रीन, तो इसे हम सेव करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका HTML। अब एक्सटर्नल CSS का फ़ायदा ये है कि मैं चाहता हूँ कि अभी ये जो बैकग्राउंड कलर है ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसे जाके चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से जाके इसको रिमूव कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल रिमूव करता हूँ और इसे सेव करता हूँ। तो क्या होगा कि मेरे पास ये इसका हो गया, चेंज हो गया। मैं चाहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ है मेरी वेबसाइट में, इसको ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए बल्कि इसका कलर येलो होना चाहिए।
तो मैं जाके बआसानी जो है इसमें जाऊंगा, ये मेरा पैराग्राफ है, तो यहाँ पे मैं जाके इसका जो है इसको मैं कर दूंगा, ग्रीन था तो इसको मैं येलो कर देता हूँ। तो ये आपके पास, इसको मैं सेव करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें तो ये पैराग्राफ का कलर येलो हो गया। तो इस तरह से जो एक्सटर्नल सीएसएस की फ़ाइल है वो पूरी की पूरे वेब पेज को मतलब अफेक्ट करती है, पूरे के पूरे वेब पेज पे अप्लाई होती है। फिर आगे जाके किस तरह इनको ओवरराइड करने हैं, या आप मल्टीपल सीएसएस फाइल्स भी ऐड कर सकते हैं। यानी अपनी वेब पेज में ये तो हमने सिंगल स्टाइल डॉट सी एस एस एक ही फ़ाइल, तो आप इस तरह से स्टाइल 2 या मुख्तलिफ सी एस एस की फ़ाइल्स भी, मल्टीपल सी एस एस फाइल्स कैन बी लिंक्ड टू अ सिंगल वेबसाइट, सिंगल वेब पेज। तो अक्सर औक़ात हम मल्टीपल ही यूज़ करते हैं। ये तो एक तरीका था कि हमने लिंक का इस्तेमाल करके। अब दूसरा तरीका इंपोर्ट स्टेटमेंट का है, यानी दूसरा मेथड है हमारे पास इंपोर्ट। ये हमारे पास इंपोर्ट है। इसका इंपोर्ट का तरीक़ाकार ये है कि ये हम स्टाइल, ऑलरेडी जो स्टाइल लिखा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे इसी को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, इसे ही कॉपी करता हूँ। तो ऑलरेडी अगर हमने ये वाली फ़ाइल इस्तेमाल नहीं की हुई, इसको हम हटा देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो हम करते हैं यहाँ पर ये, अब आप देख सकते हैं कि स्टाइल का जो है एलिमेंट या स्टाइल की जो टैग है, इसमें हमने @import और आगे URL और फिर उस CSS का जो है ना पाथ हमने दे दिया जहाँ पे हमारी CSS की फ़ाइल। तो उसी तरीके से ये इम्प्लीमेंट होगी। इसमें हम अपनी मर्ज़ी से और भी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि यहीं पे मैं ऐसे ओवरराइड कर दूँ, तो H1 का मैं कलर चाहता हूँ कि ये चाहता हूँ कि इसका कलर जो है वो ग्रे हो जाए। तो ये कलर ग्रीन या ग्रे में लिख देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि इनका कलर ग्रे हो गया। तो इस तरह से स्टाइल शीट्स दो तरीक़ों से आप अपने वेब पेज में ऐड कर सकते हैं। एक तरीका तो आपने सीखा लिंक HTML टैग के साथ, और दूसरा तरीका आपने इंपोर्ट। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। Please note that you can add as many CSS files to an HTML document as required by your application. These will affect the HTML document in order in which these are added or read by the browser. If a same CSS rule with different property value is defined in two CSS files, then latest CSS rule will override the previous one. ये ऑलरेडी हम पिछली एग्जांपल में देख चुके हैं। यानी कि ये देख सकते हैं आप कि हमारी जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है, इसमें हमने H1 का कलर यहाँ पे हमने रेड डिफाइन किया है, लेकिन हमने यहाँ पे इसको H1 को ओवरराइड कर दिया, इसी तरह P को ओवरराइड कर दिया। यानी यहाँ पे हमारी फ़ाइल तो अपलोड हो गई, उसने बाकी चीज़ें तो उसी तरह इम्प्लीमेंट की, लेकिन ये टैग और ये टैग दो जगह पे आ गई। तो पहले यहाँ पे इसने रीड की ब्राउज़र ने, फिर उसके बाद इसे रीड किया, तो प्रीवियस वन को इसने ओवरराइड कर दिया, उसके इफ़ेक्ट को ख़त्म कर दिया। और इसी तरह से फिर H1 को रीड किया तो उसने भी इसको ख़त्म कर दिया। तो जो लेटेस्ट आपका जो CSS रूल होगा, जो लास्ट में, सबसे लास्ट में ब्राउज़र रीड करेगा, वही जो है आपके वेब पेज पे अप्लाई होगा, वही आपकी वेबसाइट पे। यानी ये जो आखिर में आप देख सकते हैं कि H1 आखिर में हमने ग्रे किया, वहाँ पे हमने रेड रखा हुआ था। तो अगर इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल,
तो ये रेड हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी ये CSS फाइल में यानी यहाँ पे हमने इसको रेड डिफ़ाइन किया हुआ है। और यहाँ ही पे हम इसको, अगर मैं इसको दोबारा लिखता हूँ तो ये आपके सामने ये ओवरराइड होगी प्रीवियस प्रॉपर्टी, और ये न्यू प्रॉपर्टी न्यू स्टाइल इस पर इम्प्लीमेंट हो गया। इसी तरह से अगर हमारे पास दो CSS की फाइल्स हैं, एक ये है, लेट अस सपोज इसके नीचे मैं एक और डालता हूँ, CSS2 करता हूँ अगर इसको मैं, यानी दो हैं, तो इसका भी नतीजा यही होगा कि जो हमारा जो प्रीवियस जो हमारी फाइल है उसके रूल्स को जो लेटेस्ट फाइल जो इसके बाद आने वाली फ़ाइल यानी ये वाली फ़ाइल जो है, ये वाली फ़ाइल इसके रूल्स को ओवरराइट कर देगी अगर इन दोनों में कोई एक रूल या कोई भी रूल सेम है। कहने का मकसद ये है, ये आपके समझने के लिए है। CSS3 selectors. As we already know that CSS rules or CSS elements are composed of two parts. One is called selector and the other one is called declaration part. जब भी हमें किसी HTML एलिमेंट पे CSS को अप्लाई करना होता है, CSS के जो रूल्स हैं वो लगाने होते हैं, तो उस सूरत में हम सबसे पहले उस HTML को सिलेक्ट करते हैं। तो उसको सिलेक्ट करने के लिए CSS रूल का जो पार्ट इस्तेमाल होता है उसको सिलेक्टर कहते हैं, और जो डिक्लेरेशन पार्ट है उसमें हम CSS की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उस HTML एलिमेंट पर अप्लाई कर देते हैं। तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ द CSS selectors which can be used to target an HTML element to apply CSS rules to it. Number 1, universal selector or wildcard selector. Number 2, element type selectors. Number 3, ID selectors. Number 4, class selectors. Number 5, group selectors. Number 6, attribute selectors. Number 7, using JavaScript, it is possible to apply CSS rules to HTML web page while at runtime. We will discuss it in details at Module 3 Mastering JavaScript of this course. Now let us move to the Adobe Dreamweaver and go ahead to explore each one. तो हम अपना ड्रीम व्यूवर ओपन करते हैं। इसमें मैंने ऑलरेडी 2 H1 के एलिमेंट्स हमने डिफ़ाइन किए हुए हैं। इसी तरह एक पैराग्राफ मैंने इसमें डिफ़ाइन किए हुए, तो इस पे हम किस तरह से CSS किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरह इनको सेलेक्ट करेंगे, किस तरह इन पे CSS को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये ही हमने सीखना है। तो हमने पढ़ा कि देयर आर 7 वेज़ के 7 तरीके हैं जिनकी मदद से हम CSS को अप्लाई करते हैं। हर एक जो है मौके की मुनासिबत की लिहाज से हम अप्लाई करते हैं। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास आ जाता है यूनिवर्सल सेलेक्टर और वाइल्ड कार्ड सेलेक्टर। नंबर 1, द यूनिवर्सल सेलेक्टर डिनोटेड बाय एन एस्टेरिक मैच एवरी सिंगल एलिमेंट ऑन द पेज. The universal selector may be omitted if other condition exists on the element. This selector is often used to remove the default margins and paddings from the element for quick testing purpose. Please note this selector is usually added at the beginning of the CSS file. 1, 2, 3. Number 1, universal selector or wildcard selector. The universal selector denoted by an asterisk match every single element on the page. यानी जब भी हमने किसी वेब पेज पे उसके सारे के सारे एलिमेंट्स में अगर कोई चीज़ हमने अप्लाई करनी है तो हम वाइल्ड कार्ड सेलेक्टर या यूनिवर्सल सेलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। यूनिवर्सल सेलेक्टर may be omitted if other condition exists on the element. This selector is often used to remove the default margins and paddings from the HTML elements. Please note
Please note that this selector is usually added at beginning of the CSS file or style tag. For example, following is an illustration of universal selector. तो यहाँ पे कहने का मकसद ये कि यूनिवर्सल सेलेक्टर को हम स्टेरिक से डिनोट करते हैं, और जब इसको हम अपनी CSS फाइल में या स्टाइल टैग में डालते हैं तो ये उस पेज के सारे जो HTML एलिमेंट होते हैं उस पे अप्लाई हो जाता है। तो लेट अस सपोज इसको देखते हैं। ये हमारा, इसको गूगल क्रोम में खोल के देख लेते हैं। तो ये इसको मैं ज़रा छोटा करता हूँ ताकि ये आपको बआसानी नज़र आए। अब इसमें आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे भी स्पेस आपको नज़र आ रही है, इन दोनों के दरमियान भी स्पेस नज़र आ रही है, यहाँ भी यहाँ भी। ये जो स्पेस इनके दरमियान में, ये कुछ पैडिंग्स है और कुछ मार्जिन्स हैं जो इनके राइट लेफ़्ट और मसलन ये कि चारों तरफ से इनके कुछ जो है स्पेस होती है। ये आप देख सकते हैं, इस तरफ भी, इस तरफ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ये हर एक जितने भी हम, ये तकरीबन ब्राउज़र बेस्ड होती है और ये तकरीबन जो मार्जिन होता है वो 8 पिक्सल्स होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 8 पिक्सल्स मार्जिन होता है। तो यहाँ पे हम यूनिवर्सल सेलेक्टर को इस्तेमाल करके देखते हैं कि ये क्या करता है। अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल जो इसका डिफ़ॉल्ट मार्जिन है या डिफ़ॉल्ट पैडिंग है इनकी, उसको अगर ख़त्म करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाते हैं स्टार, और फिर यहाँ पे मैं मार्जिन कर देता हूँ 0 पिक्सल्स। अब आप इसका इफ़ेक्ट देखते जाएं कि ये क्लोज़ होते जा रहे हैं, ये मार्जिन इनके ख़त्म हो गए हैं। इसी तरह से मैं पैडिंग भी देखता हूँ, पैडिंग यहाँ पे मैं भी 0 पिक्सल्स करता हूँ। तो जो ही ये रूल अप्लाई होता है पिक्सल, तो ये आप देख सकते हैं कि ये इनके दरमियान जो है ये तकरीबन स्पेस ख़त्म हो गई है। और अगर मैं इनको फॉर एग्ज़ाम्पल मार्जिन जो है वो 16 पिक्सल्स कर देता हूँ, इसी तरह से मैं, ये चीज़ अब ठीक हो गया, और यहाँ पे मैं पैडिंग भी तकरीबन 8 पिक्सल्स कर देता हूँ। जो ही ये मैं इन पे अप्लाई करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं इनके मार्जिन्स हर एक के, यानी ये 2 हेडिंग्स थी हमारी और एक पैराग्राफ था, तो इन सब पे ये रूल अप्लाई हो गए। तो वो रूल जो हमने किसी भी वेब पेज के सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई करना होता है तो उसको हम यूनिवर्सल सेलेक्टर इस्तेमाल करते हैं। स्टार से जो एस्टेरिक साइन है, ये स्टार का साइन जो है एस्टेरिक साइन, इसको इस्तेमाल करते हैं। ये सारे के सारे जितने भी उस पेज के अंदर जितने भी HTML एलिमेंट्स होते हैं तो वो उन सब पे अप्लाई हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें एक और चीज़ भी करता हूँ, इसमें मैं कह देता हूँ कि इनका कलर, में सबका कलर जो है मैं चाहता हूँ कि ग्रीन हो जाए। तो आप देखें तो ये सारे के सारे जो है ग्रीन हो गए। ये आपके सामने सारे का सारा जो टेक्स्ट आपको लिखा हुआ नज़र आता है तो उसका कलर ग्रीन हो गया। जैसे ही हम, अब यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये कि जब भी हमने यूनिवर्सल सेलेक्टर को इस्तेमाल करना है तो हमने इसको अपना जो स्टाइल एलिमेंट है उसमें सबसे पहले नंबर पे रखना है, या हमारी जो CSS एक्सटर्नल फाइल है तो उसमें सबसे पहला एलिमेंट हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर होना चाहिए। यूनिवर्सल सेलेक्टर में हम फ़ॉन्ट फैमिली भी डाल सकते हैं, ज़्यादातर मतलब इसमें हम फ़ॉन्ट जो है इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जो ही हमने इसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज की तो तीनों के तीन जो हमारे
HTML के एलिमेंट्स थे, HTML की टैग्स थी, तो तीनों के तीन ही इसके साथ ही तब्दील हो गए। तो ये सबसे नोट करने वाली इसमें बात यह है कि इसको हमने, अगर हमारे पास CSS की एक्सटर्नल फाइल है तो उसमें यह पहला रूल होना चाहिए, CSS का फर्स्ट रूल होना चाहिए। या फिर अगर हम स्टाइल एलिमेंट यूज़ करते हैं तो फिर भी, क्योंकि आगे जाके हमने इसको ओवरराइड करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने, अगर मैं चाहता हूँ कि H1 की जो है का स्टाइल मुख्तलिफ हो तो मैं इसको ओवरराइड कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं H1 करता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इसका कलर जो है वो रेड हो जाए। तो आप देख सकते हैं हमारी जो दोनों H1 के रूल्स थे वो दोनों जो हैं उनका कलर रेड हो गया, यानी उनका कलर हमारे सामने है। तो इनको, इसका मतलब ये है कि इसमें जो हमने ये कलर की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की थी उसको हमने आगे जाके ओवरराइड कर दिया। यानी हमारी जो डिफ़ॉल्ट्स वैल्यूज़ होती हैं वो हमने यूनिवर्सल सेलेक्टर में या वाइल्ड कार्ड सेलेक्टर की मदद से अप्लाई करनी होती हैं, और फिर इन डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को हम आगे जाके तब्दील कर देते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है उसके मुताबिक। हम चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड है एलिमेंट टाइप सेलेक्टर्स। An element type selector matches all the instances of the element in the document with the corresponding element type names. Let's try out an example to see how it is working. The style rule inside the P selector will be applied on every P element or paragraph in the document and colors it green regardless of their position in the document tree. For example, मैं एक इसमें एक पैराग्राफ और डाल देता हूँ छोटा सा, बस इतना। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसे रख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ऑलरेडी हम जो है एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ कर चुके हैं। ये हमारे पास एक पैराग्राफ यहाँ पे आ गया, ये एक हेडिंग आ गई, एक दूसरी हेडिंग आ गई और एक पैराग्राफ हमारे पास ये आ गया। इसमें ऑलरेडी जो है हम एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ कर चुके हैं। यानी हमने अगर किसी एलिमेंट को पे कोई CSS रूल अप्लाई करना है तो हम उस एलिमेंट का वो सेलेक्टर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास H1 है और ये H1 है, तो दोनों को हमने जो है यहाँ पे H1 पे लिखा, तो जितनी भी हमारी हेडिंग थी वो सारी की सारी उनका कलर तब्दील हो गया। इसी तरह से ये हमारे पास एक H1 जो है ये एलिमेंट सेलेक्टर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। यानी हमारे डॉक्यूमेंट्स में जितने भी H1 के एलिमेंट्स होंगे, HTML टैग्स होंगी, वो सारी की सारी उन पे ये वाला रूल अप्लाई हो जाएगा, यानी इनका कलर रेड हो जाएगा। इसी तरह से हम पैराग्राफ के साथ भी देखते हैं कि पैराग्राफ एलिमेंट टैग हमने एलिमेंट सेलेक्टर के तौर पे P उठाया, फिर यहाँ पे हम इसको कर देते कि इसका कलर भी हम चेंज करते हैं। इसका कलर हम कह देते हैं कि ब्लैक हो जाए। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं, जो ही हम इसको अप्लाई करेंगे, सेव करेंगे, तो ये हमारे दोनों के दोनों जो हैं P एलिमेंट जो हैं, यानी पैराग्राफ जो टैग्स हैं उनमें जो टेक्स्ट था उसका कलर ब्लैक हो गया। तो ये जो चीज़ है इसको कहते हैं एलिमेंट सेलेक्टर। यानी यहाँ पे हम एलिमेंट को टारगेट करते हैं, एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं और फिर उस पर CSS का रूल अप्लाई करते हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट सेलेक्टर की तरफ। तो नेक्स्ट सेलेक्टर है ID selectors. The ID selector is used to define style rules for a single or a unique element. यानी अगर हमने किसी एक एलिमेंट में, डॉक्यूमेंट के अंदर किसी एक एलिमेंट में कोई रूल अप्लाई करना है, कोई स्टाइल अप्लाई करना है, तो हम ID सेलेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। The ID selector is defined with hash sign immediately followed by the ID value. For example, मैं चाहता हूँ
कि ये जो मेरा टेक्स्ट है, ये मेरे पास दो पैराग्राफ्स हैं, इसका जो बैकग्राउंड है मैं चाहता हूँ कि येलो हो जाए और इसका जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन हो जाए। तो देखते हैं, पहला हम चाहते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड है येलो हो जाए, तो मैं इसके लिए एक एट्रीब्यूट जो है आईडी एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा। आईडी एट्रीब्यूट आईडी लिखते हैं, फिर आगे इसको कोई वैल्यू दे देते हैं। यहाँ पे मैं आईडी जो है लिख देता हूँ कि इसका हम चाह रहे हैं कि ये वार्निंग है, और ये हमारे पास इसमें भी मैं एक आईडी इस्तेमाल करता हूँ। इसमें मैं दे देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ मैसेज। ठीक हो गया। मैं चाहता हूँ कि जो वार्निंग है ये हमारे पास एक, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई वार्निंग है, तो इसको मैं, इसका जो बैकग्राउंड है उसको मैं येलो कर दूँ। ठीक है। अब यहाँ पे मैं नीचे ऐश साइन डालूँगा और फिर मेरे पास जो मैंने आईडी इस्तेमाल की वार्निंग, ये वाली, इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे लिख दी। फिर उसके बाद करली ब्रैकेट्स डाली और फिर मैं यहाँ पे CSS रूल बैकग्राउंड कलर, मैं इसको कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर। ये आपने परेशान नहीं होना, ये CSS की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको हम 1 बाय 1 इंशाल्लाह आगे जो है, जो हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इनके बारे में डिटेल से पढ़ते जाएंगे। फ़िलहाल हम जो है अभी इसका मतलब स्टार्ट कर रहे हैं इसको। तो ये मैं चाहता हूँ कि इसका जो कलर है वो येलो हो जाए बैकग्राउंड का। जो ही मैं येलो सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर येलो हो गया है। और मैं चाहता हूँ कि इसका जो कलर है, जो टेक्स्ट कलर है, उसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे। हालांकि हमने यहाँ पे जो है इसका कलर ब्लैक दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे मैं इसको चेंज कर दूँगा, तो यहाँ पे मैं कलर कर देता हूँ, कोई ऐसा कलर दे देते हैं जो नज़र आए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ब्लू कलर इसको दे देता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो ब्लू हो गया है। इसी तरह से मेरे पास दूसरा मैसेज है, उसका बैकग्राउंड में ग्रीन करना चाहता हूँ, तो उसको मैं इसी तरह से ऐश और फिर मैसेज आप ये देख सकते हैं कि ये जो हमारा है, ये जो हमने आईडी डिफ़ाइन की, हैश लगाया और फिर वो आईडी की वैल्यू हमने आगे डाली और फिर हमने करली ब्रैकेट्स में, मैं चाहता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड है वो मैसेज है चूँकि, तो इसका बैकग्राउंड मैं चाह रहा हूँ कि वो ग्रीन हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे ग्रीन लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो ग्रीन हो गया ऊपर वाले का जो है। तो जो आईडी सिलेक्टर है, तो आईडी सिलेक्टर हम किसी सिंगल एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट को अगर हम उस पर CSS रूल अप्लाई करना चाहते हैं, उसके साथ अगर हम खेलना चाहते हैं, तो फिर हम आईडी सिलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो एक क्लास सिलेक्टर भी बिल्कुल सेम आईडी सिलेक्टर की तरह है। क्लास सिलेक्टर में फ़र्क ये है कि वहाँ पे हम हैश की सिंबल डालते हैं और यहाँ पे हमने जो है पीरियड डालना है। तो the class selectors can be used to select any HTML element that has a class attribute. All the elements having that class will be formatted according to the defined rule. The class selector is defined with a period immediately followed by the class value. जैसे ये यहाँ पे एक नीचे आपको दिखाया गया, यहाँ पे ये क्लास है ब्लू और यहाँ पे इसके साथ ये पीरियड आपको नज़र आ रहा है। तो इसको हम जाके देखते हैं। ये आईडी है तो मैं इसको यहाँ पे जाके क्लास कर देता हूँ। ठीक है। इसको मैंने क्लास डिफ़ाइन कर दिया। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो यहाँ पे रूल अप्लाई हो रहा था वार्निंग वाला, कि इसका जो बैकग्राउंड है वो येलो हो जाए और टेक्स्ट का कलर जो है वो ब्लू हो जाए। तो फ़र्क ये है कि ये हैश का हमने हटा देना है और यहाँ पे हमने डॉट डालना है। तो ये सेम दोनों इसी तरह से
काम करते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ। क्यों अप्लाई नहीं हुआ? यहाँ पे हमने डॉट में स्पेस डाल दी थी, तो जो ही हमने यहाँ पे डॉट वार्निंग किया तो ये आप देख सकते हैं कि वही रूल जो है इस पर दोबारा आ गया। तो ये आप देख सकते हैं कि क्लास और आईडी सेलेक्टर्स जो हैं वो दोनों सेम ही काम करते हैं। फ़र्क ये है कि जो हमारे पास आईडी सेलेक्टर होता है उसके लिए हम यहाँ पे हैश की सिंबल डालते हैं, और जो हमारे पास क्लास का, ऐसे जिस तरह ये क्लास वार्निंग हमने किया है, तो उसके लिए हम पीरियड और आगे उसकी वैल्यू डाल देते हैं क्लास की। तो ये था हमारा क्लास सेलेक्टर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं CSS group selectors. It is also possible to create CSS group selector for all the items where we have to apply CSS properties. हमारे पास बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि हमारे पास जितने भी टैग्स होती हैं उनमें से कुछ टैग्स ऐसी होती हैं जिनमें हमने सब पे जो है सेम रूल को अप्लाई करना है, सेम मतलब CSS को अप्लाई करना है। तो उस सूरत में हम उन एलिमेंट्स को ग्रुप कर देते हैं। तो ग्रुप कैसे बनता है ये आपके सामने है कि उसमें हम H1, H2 और इनके दरमियान आप देख सकते हैं हम कामा इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, और फिर बाकी आगे सारी वो उसी तरह से चीज़ें हैं। तो ये देख लेते हैं हम इसको भी जाके। मैं सबसे पहले इस तरह करता हूँ कि इसकी क्लास हटा देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो तीन हमारे जो HTML एलिमेंट्स हैं इनका जो बैकग्राउंड है वो येलो हो जाए तीनों का, और इनका जो टेक्स्ट है वो ब्लू हो जाए। तो बहुत ही सिंपल है, मैं जाके यहाँ पे वार्निंग को जो है, वार्निंग की जगह क्या करूँगा, H1, H2, P ये लिख के जो ही मैं आपके सामने इसे सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं, तो ये आपके सामने तीनों का जो है बैकग्राउंड जो है वो आप क्लियरली देख सकते हैं। तीनों का बैकग्राउंड जो है वो येलो हो गया है और उनका जो टेक्स्ट कलर है वो ब्लू हो गया है। तो ये होता है ग्रुप सेलेक्टर। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, CSS एट्रीब्यूट सेलेक्टर। ये इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता लेकिन इसे भी हम पढ़ लेते हैं, हमें पता होना चाहिए कि CSS एट्रीब्यूट सेलेक्टर एंड CSS एट्रीब्यूट वैल्यू सेलेक्टर। हम बाज़ औक़ात हमारे पास ये ऑलरेडी हम आईडी और क्लास में देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि हमारे पास ऐसी टैग्स हैं जिनमें बाय डिफ़ॉल्ट उनमें कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स मौजूद होते हैं। तो जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट्स होते हैं तो उनको हम यूज़ करके भी हम उन टैग्स पर या उन HTML एलिमेंट्स पर CSS रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं, CSS की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, यानी उनकी जो अपीयरेंस है उसको चेंज कर सकते हैं। तो आए इसको देखते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ से मैं इन सब को पहले हटा देता हूँ। ये मैंने को रिमूव कर दिया। फिर उसके बाद ये भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं सारा, ताकि क्लियर हो जाए। तो इसी एग्ज़ाम्पल को उठाते हैं। यहाँ पे मैं ये दो टैग्स जो हैं एंकर टैग्स हैं, इनको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इन्हें पेस्ट कर देता हूँ टाइम बचाने की खातिर। तो आप इनका रिज़ल्ट देख सकते हैं। ये
यहाँ पे मैं एक BR की टैग इस्तेमाल करता हूँ ताकि ये ऊपर नीचे हो जाएं नेक्स्ट लाइन पे। अब ये आपके सामने क्लियर है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी कर देते हैं, जो हमने एक रूल अप्लाई किया था वाइल्ड कार्ड वाला, उसे हटाते नहीं, उसे रहने देते हैं कि इनमें हम जो है वो मार्जिन, ताकि वेरी क्लियर हो जाए, मार्जिन 16 पिक्सल्स रख देते हैं। ठीक हो गया। और पैडिंग जो है वो 8 पिक्सल्स रख देते हैं। ये हमारे पास इनका आ गया और बस इतना ही काफ़ी है। तो ये ज़रा अब आपके सामने आ गए, इनको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। तो ये हमारे पास 2 टैग्स आ गई हैं, एंकर टैग्स जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं नेविगेशंस को या हाइपर लिंक बनाने के लिए, हम इनको इस्तेमाल करते हैं। इनके बारे में हम इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे, बल्कि हमने अपने HTML का जो कोर्स है उसमें पढ़ लिया है ऑलरेडी, तो आप उसे रेफ़र करके देख सकते हैं इनका जो काम है। तो इसमें हम इनमें आप देख सकते हैं, इसको मैं ज़रा बड़ा करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसको मैं ज़रा खींचता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि जो एंकर टैग है इसमें हमारे पास एक एट्रीब्यूट है टारगेट। तो इसको हम इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि ए, और इसको हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे, और ये टारगेट, और मैं चाहता हूं कि इस लिंक का जो बैकग्राउंड कलर है ग्रीन हो जाए। तो मैं इसे बैकग्राउंड डैश कलर, इसको मैं चाह रहा हूँ कि ये ग्रीन हो जाए। यहाँ पे आप इसका इफ़ेक्ट देख भी सकते हैं। तो ये मैं आप इसको छोटा करता हूँ ताकि क्लियर आपको नज़र आ जाए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रीन। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो हैं, इसको ज़रा बड़ा करते हैं ताकि दोनों का बैकग्राउंड उसने उठा के, क्योंकि टारगेट असल में यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है। ठीक है। तो ये जो दोनों में जो टारगेट है, अब हम एक और काम करते हैं ताकि क्लियर हो जाए। इसका हमने, अच्छा, पैडिंग को हम यहाँ से हटा देते हैं ताकि ये दोनों अलग-अलग हमें ज़रा नज़र आए। हम जो ही हमने टारगेट को एज ए सेलेक्टर इस्तेमाल किया, एक हमारी टैग में एक टारगेट ये आ गया, एक टारगेट ये आ गया, तो दोनों का जो बैकग्राउंड है उसने ग्रीन। अब हम चाहते हैं कि टारगेट और उसकी वैल्यू को इस्तेमाल करके भी हम जो है इनको दे सकते हैं। मैं कहता हूं कि जिसकी टारगेट की जो वैल्यू है, यहाँ पे मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, ये जो टारगेट है जिसमें जिसकी वैल्यू हमारे पास ब्लैंक है या जिसकी वैल्यू हमने टॉप लिखी हुई है, टॉप को ले लेते हैं। तो ये माइनस टॉप, तो उसका बैकग्राउंड कलर जो है ग्रीन हो जाए। और दूसरे का जो है टारगेट, अच्छा, ये असल में यहाँ पे थोड़ी हमसे मिस्टेक हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि जो टॉप वाला था उसका जो है हमारे पास, आप देख सकते हैं कि ग्रीन हो गया है। और अब इसी तरह से हम इसको सिंगली अगर इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से मैं इसको यहाँ पे सिंगल अगर इस्तेमाल करता हूँ सिंगल एट्रीब्यूट को, तो दूसरे का कलर जो है उसको हम, लेट अस सपोज, इसको मैं चाहता हूँ कि येलो हो जाए। ये सिर्फ समझाने की खातिर मैं कह रहा हूँ कि ये आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास
CSS एट्रीब्यूट सेलेक्टर या CSS एट्रीब्यूट और वैल्यू सेलेक्टर होते हैं, तो उनको भी इस्तेमाल करके हम उन टैग्स पर CSS को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे सामने इसकी एग्जांपल हमने मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी है कि जैसे हमने ये टारगेट का एट्रीब्यूट जो है उसको इस्तेमाल किया, तो इसकी वैल्यू हमने बैकग्राउंड की जो कलर था उसको हमने येलो कर दिया। फिर हमने टारगेट अलॉन्ग विद द टारगेट वैल्यू, यानी टारगेट जो था उसकी जो वैल्यू थी एट्रीब्यूट की, उसको दोनों को इस्तेमाल करके हमने, यानी दोनों को अलग अलग हमने उन पे दो अलग रूल्स अप्लाई कर दिए। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नोट दैट देयर आर अदर मेथड्स आल्सो एग्जिस्ट which are used to select a child element, inner element or descendant element and apply the required CSS. As we proceed in the course, we will discuss them in detail. यानी ये जो अभी तक हमने 7 मुख्तलिफ तरीके पढ़े, तो इनके अलावा बाज़ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें चाइल्ड एलिमेंट्स भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह हमारे पास लिस्ट है, जिस तरह हमारे पास टेबल है, तो उसमें हमारे पास जो उस एलिमेंट की जो ट्री बनती है, तो उसके जो आगे सब HTML एलिमेंट्स या टैग्स होती हैं, तो वो बतौर चाइल्ड काम करती हैं। तो उन चाइल्ड या इनर एलिमेंट्स पर भी हम जो है उनको सेलेक्ट करके CSS को अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम जो ही ये कोर्स आगे बढ़ेगा तो इंशाअल्लाह उन सबको हम इसमें कवर करेंगे। और इसके अलावा वी कैन यूज़ जावास्क्रिप्ट टू अप्लाई CSS रूल एट रन टाइम। जब हमारी वेबसाइट लोड हो जाती है तो हम जावास्क्रिप्ट को भी इस्तेमाल करके, उनके जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स को इस्तेमाल करके हम HTML एलिमेंट्स पर CSS रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह हम आगे जाकर देखेंगे और इसे करेंगे, और इसको मैं आपके सामने फुली एक्सप्लेन करूँगा। ये थी हमारी एपिसोड 1 गेटिंग स्टार्टेड CSS3। In the next episode, we will cover following CSS rules: CSS text, CSS background, CSS fonts, CSS links, CSS comments, CSS box model, CSS padding, CSS margin and much more. इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे प्यारा जो है वो CSS box model है। ये आपको समझ आ गई तो आपको पूरी की पूरी CSS की और किस तरह से आपने वेबसाइट पर अपने जो पिक्चर्स हैं, टेक्स्ट है, जो आइटम्स हैं मुख्तलिफ, उनको किस तरह से अरेंज करना है, तो आपको जब CSS बॉक्स मॉडल का पता चल जाएगा तो बआसानी आप जो है उसको उनकी अपनी जगह पे अरेंज करने में आपको मदद मिलेगी। आप समझ जाएंगे कि वेबसाइट में जो है HTML और CSS किस तरह से काम करती हैं। सो स्टे इन टच। आखिर में सिर्फ यही कहूँगा कि वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो सब्सक्राइब कर दें। आपकी तरफ से यही हमारी सपोर्ट है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। आई सेड इट वंस अगेन।